साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा हिंदू साम्राज्य रहा है। क्लास 12 के सिलेबस में विजयनगर साम्राज्य को रखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि अपने आप में इसका कितना बड़ा महत्व है। दक्षिणी भारत में स्थित यह साम्राज्य विजय का शहर के रूप में जाना जाता था। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वह है विजय का शहर, ऐसा शहर जो विजय के उपरांत बना। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का तात्कालिक समय का एक महान साम्राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर प्रायद्वीप तक था, दक्षिण भारत तक था। यहाँ पर हम मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक इसका फैलाव था। साथ ही साथ राजनीतिक मानचित्र में भी हम देखते हैं कि लगभग दक्षिणी भारत पर विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य रहा है। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर जो शहर है उसे हम्पी के रूप में भी जाना जाता है। इसका नामकरण हम्पी किया गया है। हम्पी इसका नामकरण क्यों हुआ है? विजयनगर साम्राज्य में मातृ देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। इन्हीं पंपा देवी के नाम पर विजयनगर शहर का नाम हम्पी भी पड़ा। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज हम इस दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। निरंतर बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। इस अध्ययन के पश्चात विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हम कर लेंगे। साथ ही साथ आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। विद्यार्थियों, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का कौन थे? इस पर हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, यह जो समय था वह समय था सल्तनत का समय। दिल्ली पर शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकों का शासन था। तुगलकों के एक राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल उत्तर भारत में वरन दक्षिण भारत पर भी अपने राज्य का विस्तार किया था और यहाँ तक अपना राज्य के विस्तार करने के पश्चात एक राज्य था जहाँ पर काकतीय वंश के राजा राज करते थे। इस काकतीय वंश में ही, काकतीय वंश है वारंगल में स्थित था। इस काकतीय वंश में दो भाई मंत्री थे और वह थे हरिहर और बुक्का। प्रारंभ में ये वारंगल में थे। उसके पश्चात वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित काम्पिली में यह दोनों जाते हैं और वहाँ पर शासन में भागीदारी निभाते हैं, मंत्री पद पर कायम रहते हैं। इसी समय काम्पिल्य नरेश द्वारा एक मुस्लिम भागे हुए व्यक्ति को शरणागत दी जाती है और यह भागा हुआ व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक से आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली राज्य पर हमला करवाया, उसको तहस नहस कर दिया और वहाँ से ये दोनों शूरवीर भाई जो कि हरिहर और बुक्का थे, इनको वो अपने साथ उत्तर भारत में ले जाता है, दिल्ली ले जाता है, वहाँ पर बंदी बना के रखता है। इसी दौरान ये दोनों भाई चूँकि हिंदू थे, इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इनको मुस्लिम धर्म अपनाया जाता है। दोनों भाई मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। विद्यार्थियों, जब मोहम्मद बिन तुगलक को इन दोनों भाइयों पर विश्वास होने लगा तो दक्षिण भारत में इस समय दिल्ली सल्तनत बिखरने लग गई थी, विद्रोह होने लग गए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए ही हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में भेजता है। ये दोनों भाई दक्षिण भारत में जाते हैं। वहाँ जाकर वह अपनी स्थिति में परिवर्तन महसूस करते हैं। वहाँ पर उनके एक गुरु थे जिनका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य गुरु के प्रभाव में आकर इन दोनों ने जो मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था उससे पुनः शुद्धि करते हैं और हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात दक्षिण भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, छोटी छोटी विजयों को प्रारंभ किया और एक राज्य स्थापित किया जिसका नाम था विजयनगर। आइए विद्यार्थियों, इन्हीं दोनों भाइयों द्वारा स्थापित इस विजयनगर साम्राज्य पर हम चर्चा करेंगे और यह समय था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने
दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से दक्षिणी भाग पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में एक साम्राज्य स्थापित किया, वह था विजयनगर साम्राज्य, और यह सन था सन 1336 ईस्वी। विद्यार्थियों, यह कहानी तो थी हरिहर और बुक्का की, कैसे विजयनगर स्थापित हुआ। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई, यह प्रकाश में कैसे आया। विजयनगर का हमने पूर्व में पढ़ा था कि इसका नाम हम्पी भी है, और ये हम्पी जो नाम रखा है वो मात्र देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ था। हम्पी की खोज वर्तमान में किसने करी, आधुनिक समय में किसने इसको उजागर किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे हैं जो आपकी पुस्तक में दे रखा है, और यह है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी थे, साथ ही यह एक अभियंता थे, पुराविद थे, सर्वेयर थे, मानचित्रकार थे, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था सन 1754 ईस्वी में। इन्हीं कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज की। हम्पी को समस्त विश्व में प्रकाश में लाने का श्रेय कॉलिन मैकेंजी को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम हम्पी का एक मानचित्र बनाया, और सबसे पहले इन्होंने हम्पी का मानचित्र बनाया, इसी वजह से इनको 1815 ईस्वी में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है। कॉलिन मैकेंजी पर टिप्पणी भी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कॉलिन मैकेंजी ने आखिर इन तथ्यों का संग्रह कैसे किया। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर में स्थित दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा मंदिर है पंपा देवी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों के जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनसे उन्होंने किंवदंतियों के आधार पर जो कथाएं चलती आ रही थी, जो प्राचीन जानकारी मिलती आ रही थी, उसका संकलन किया, उसको समझा और विजयनगर की खोज की। इस व्यक्ति का निधन सन 1821 में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की खोज की गई, उसको प्रकाश में लाया गया। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार किन तथ्यों का संकलन करते हैं, किन साक्ष्यों के मदद करते हैं। तो विद्यार्थियों, विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों ने सर्वप्रथम अभिलेखों को संकलित किया। विजयनगर में स्थित, विजयनगर साम्राज्य में स्थित जितने भी अभिलेख थे उनको वहाँ पर एकत्रित किया गया, उनका अध्ययन किया गया। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य में बहुत से विदेशी यात्री भी आए। आगे हम अध्ययन करेंगे सभी यात्रियों का किस प्रकार से उन्होंने विजयनगर पर रोशनी डाली है, उसको हम देखेंगे। तो इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन किया गया। इन वृत्तांतों के साथ ही साथ तात्कालिक समय में जितने भी तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत साहित्य उपलब्ध थे, इनका मिलान किया गया, इनका अध्ययन किया गया। इसी आधार पर विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। अगर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किन तथ्यों के आधार पर किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि अभिलेखों को संकलित किया गया, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन किया गया, साथ ही तात्कालिक समय के जितने भी साहित्य थे उनका भी अध्ययन करके विजयनगर साम्राज्य का इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस तथ्य पर रोशनी डालेंगे कि विजयनगर साम्राज्य से पूर्व दक्षिण भारत में कौन से दो शक्तिशाली राज्य थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य से पूर्व मुख्य रूप से तमिलनाडु में चोल राजवंश था और कर्नाटक में होयसल राज्य था। ये दोनों विजयनगर साम्राज्य से पूर्व दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे। इन शासकों द्वारा, कौन से शासक, जो चोल राजवंश और होयसल राज्य थे, इन शासकों द्वारा दक्षिणी भारत में विशेष रूप से मंदिरों को विशेष संरक्षण दिया गया, विशाल मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में दो उदाहरण हम देख रहे हैं, एक है बृहदेश्वर मंदिर और दूसरा है चन्नकेश्वर मंदिर। आप यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर को देख सकते हैं कि भारत में इसकी स्थिति कहाँ है। भारत के राज्य तमिलनाडु में तंजावुर में इसकी स्थिति है और इसका निर्माण राज चोल प्रथम ने कराया था। यह मंदिर बहुत ही विशाल है। चित्र के माध्यम से हम इन्हें देख सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कितना विशाल है और कितना भव्य है। दूसरा मंदिर चन्नकेश्वर मंदिर। यह मंदिर भारत में अगर स्थिति में हम देखें तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में भी बेलूर में स्थित है और इसका निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों,
विजयनगर साम्राज्य से पूर्व जो शासक थे वह दक्षिणी भारत में मंदिरों का संरक्षण करते थे। इन उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य बनने के पश्चात उसकी सीमाएं किस प्रकार थी, हम यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण में हिंद महासागर है। विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण में इसके विस्तार की संभावना नहीं थी, कम थी, लेकिन उत्तर भारत में हम देखते हैं कि इसका विस्तार की संभावनाएं थी। लेकिन साथ ही साथ उत्तर भारत में इसकी जो सीमा है वह दक्कन के सुल्तानों से सीमा इसकी लगती है। दक्कन के सुल्तानों से क्या तात्पर्य है? दक्कन के सुल्तानों से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो राज्य हैं बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी जो राज्य थे वह मुस्लिम राज्य थे और यहाँ पर सुल्तानों की राज्य थे। इसलिए इसे दक्कन के सुल्तानों के राज्य कहा जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मानचित्र में कि उड़ीसा में जो शासक था वह थे उड़ीसा के गजपति शासक। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमाएं दक्कन के सुल्तानों व उड़ीसा के गजपति शासकों से सीमाएं मिलती थी। दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित था। विद्यार्थियों, वर्तमान में हम इसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, लेकिन तात्कालिक समय में इसका जो नाम था, समकालीन जो इतिहासकार हैं वह इसे कर्नाटक साम्राज्यमु कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि तात्कालिक समय में इतिहासकारों द्वारा विजयनगर साम्राज्य को या विजयनगर राज्य को किस नाम से जाना जाता था। तो हम उत्तर लिखेंगे कर्नाटक साम्राज्यमु। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि यह विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से उभरा, किस प्रकार से मानचित्र में इसकी अवस्थिति थी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि शासक स्वयं को सम्राट, सुल्तान या बादशाह कहते हैं, उसी प्रकार से विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को राय कहा करते थे। कुछ उदाहरण जैसे कि राम राय, देव राय, कृष्ण देव राय, इस प्रकार इन सभी शासकों के नाम के पीछे हमें राय की उपाधि मिलती है। तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। अगला महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है हमारे पास, नरपति। नरपति का अर्थ है जो नरों का पति हो, जो जनता का पति हो। विजयनगर की लोक परंपराओं में रायों को नरपति या लोगों का स्वामी कहा गया है। जनता का जो स्वामी उसे नरपति कहा गया है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राय किसे कहते हैं, नरपति का क्या तात्पर्य है। उसी क्रम में आगे एक शब्द है गजपति। गजपति उड़ीसा के शासकों को कहा गया है। हमने पूर्व में पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर सल्तनत के साथ साथ उड़ीसा के गजपति शासक थे। तो गजपति से तात्पर्य है हाथियों का स्वामी। तो उड़ीसा के शासकों को गजपति कहा गया है। एक शब्द है और है अश्वपति। दक्कन के जो सुल्तान हैं उनको अश्वपति कहा गया या घोड़ों का स्वामी कहा गया है। दक्कन के सुल्तान से संबंध में हमने पूर्व में भी बात की है। बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, यहाँ के जो सुल्तान थे वो दक्कन के सुल्तान कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम इस अध्याय से संबंधित शासक और व्यापारियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। यह जो समय था, यह समय मुख्य रूप से युद्ध के द्वारा अपने राज्य विस्तार का समय था और युद्ध में मुख्य रूप से अश्व काम आते थे या अश्व सेना काम में आती थी। अश्व सेना इतनी उपयोगी थी कि घोड़ों का यहाँ पर व्यापार किया जाता था। युद्ध जो था वह अश्व सेना पर आधारित था और घोड़ों का व्यापार में मुख्य रूप से घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? घोड़े मंगाए जाते थे अरब तथा मध्य एशिया से। इस प्रकार घोड़ों का आयात अरब व मध्य एशिया से किया जाता था। एक शब्द है कुदिरई चट्टी। कुदिरई चट्टी किसे कहा गया है? विजयनगर साम्राज्य के जो स्थानीय व्यापारी थे उनका जो समूह है वह कहलाता है कुदिरई चट्टी। और ये जो स्थानीय व्यापारी का समूह था, ये क्या काम करता था? ये घोड़ों के व्यापार में लगा हुआ था। तो इस प्रकार विजयनगर के स्थानीय व्यापारियों को कुदिरई चट्टी या घोड़ों का व्यापारी कहा गया है। हमें जानते हैं कि 1498 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश कर लिया था। ब्रिटिश अंग्रेजों ने बाद में प्रवेश किया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में भी हमें कहानी मालूम है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के दक्षिणी तट पर, केरल के कालीकट पर जमोरी नामक शासक के यहाँ पर सबसे पहले उपस्थिति दी थी।
तो यह समय यह था कि यहाँ पर पुर्तगालियों का आगमन प्रारंभ हो गया था। पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने लगे। पुर्तगालियों ने भारत में बंदूकों का परिचय कराया और वो बंदूकों का व्यापार करने लगे, भारत के शासकों को बंदूक देने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात व्यापारिक व सामरिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, वे अपने केंद्र स्थापित करने लगे और बंदूकों का प्रयोग यहाँ पर सिखाने लगे। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से जो व्यापार किया जाता था वह था मसालों, रत्नों व वस्त्रों का व्यापार। मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य में इन चीज़ों का व्यापार किया जाता था। आयात में भी जो महंगी वस्तुएं थीं, जिसे हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं, वह हमें मध्य एशिया से व पूर्वी विश्व से आयात किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब हम विजयनगर साम्राज्य का चरम उत्कर्ष व पतन पर चर्चा करेंगे। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने की थी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कुछ वंशों की बात करेंगे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण वंश था संगम वंश। ये वही संगम वंश है जिसकी शुरुआत हरिहर और बुक्का ने करी थी। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर संगम वंश की शुरुआत होती है। 1336 से लेकर 1485 तक इस काल में संगम वंश के शासकों ने राज्य किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संगम वंश के स्थापक हैं हरिहर व बुक्का। इन दोनों ने संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश के पश्चात में दूसरा जो वंश आया जिसने विजयनगर पर राज्य किया वह था सुलु वंश। सुलु वंश का काल माना जाता है 1485 से लेकर 1503 या 1505 ईस्वी तक। यह बहुत ही अल्प समय का काल था और इन्हें सैनिक शासक भी कहा गया है। सुलु वंश की स्थापना करी थी सालुब नरसिंह ने। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सुलु वंश पड़ा। तीसरा जो वंश जिसने विजयनगर पर राज्य किया वह था तुलु वंश। तुलु वंश का काल है 1503 या 5 से लेकर 1565 ईस्वी तक और इसकी स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक हैं वह इसी काल में आए थे, तुलु वंश के दौरान ही आए थे, जिसमें कृष्णदेवराय प्रमुख था। उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। और चौथा जो वंश है वह है अराविडु वंश। इसकी शुरुआत तो 1542 में हो जाती है, लेकिन शासनकाल में यह 1570 के आसपास आते हैं और 1650 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तिरुमल ने इसकी स्थापना करी थी। इस प्रकार हम देखते हैं केवल 4 वंश हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया है। इनमें अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण था तुलु वंश। तुलु वंश में शासक है जिसका नाम है कृष्णदेव राय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णदेव राय की एक मूर्ति है जो तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी हुई है। यह मंदिर कृष्णदेव राय के समय बना था और कृष्णदेव राय की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में गिना जाता है। कृष्णदेव राय के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस महान शासक के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 से लेकर 1529 तक। लगभग 20 वर्ष तक कृष्णदेव राय ने शासन किया। लेकिन इस 20 वर्ष के अल्प समय में भी कृष्णदेव राय द्वारा किए गए कार्यों को हम आज भी याद रखते हैं और विजयनगर के महानतम शासक में उसकी गिनती की जाती है। विजयनगर के इस शासक द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? पहला कार्य जो महत्वपूर्ण है, 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं, उस पर विजय प्राप्त की। विजयनगर के शासकों व दक्कन के सुल्तानों के बीच में इस रायचूर दोआब को लेकर ही युद्ध हुआ करते थे। इस पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए जाते थे, जिसमें कृष्णदेव राय ने विजय प्राप्त की और तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के दोआब पर विजय प्राप्त की। दोआब से क्या तात्पर्य? दोआब से तात्पर्य है कि दो नदियों के बीच का उपजाऊ प्रदेश। मान लो कोई नदी बह रही है, एक नदी यहाँ बह रही है, तो इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ प्रदेश है इसको हम कहते हैं दोआब।
चूँकि इस प्रदेश में दोनों नदियों के बाढ़ द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यह बहुत कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होता है। इसलिए इस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाते हैं और यही कार्य कृष्णदेवराय ने किया। कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब, जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। हमने पढ़ा था कि उड़ीसा के जो शासक हैं वह गजपति शासक कहलाते हैं। इन शासकों पर कृष्णदेवराय ने 1514 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अगला महत्वपूर्ण कार्य 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तानों को भी कृष्णदेवराय ने पराजित किया। बीजापुर दक्कन के सुल्तानों में एक महत्वपूर्ण रियासत थी और इस पर कृष्णदेवराय ने विजय प्राप्त की। कृष्णदेवराय ने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य कराए, स्थापत्य से संबंधित कार्य कराए। उसी के समय में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ और भव्य गोपुरम बनवाए गए। पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं गोपुरम क्या होता है। गोपुरम दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके जो विशाल प्रवेश द्वार हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने एक नगर की भी स्थापना की और उस नगर का नाम है नगलपुरम। नगलपुरम एक उपनगर विजयनगर के समीप ही बनाया गया और यह नगर उन्होंने अपनी माँ के नाम पर बनाया था, उनकी याद पर बनाया था। विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय न केवल एक साहसी सेनापति था, एक स्थापत्य में रुचि रखने वाला विद्वान था, साथ ही साथ वह साहित्य में भी रुचि रखता था। कृष्णदेवराय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है और इसमें कृष्णदेवराय ने किस प्रकार शासन किया जाता है, राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, इस पर सारगर्भित जानकारी दी है। विद्यार्थियों, कृष्णदेवराय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा है, यह उसने अपनी उपाधि धारण की थी। अब हम विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार होता है, क्या महत्वपूर्ण घटना थी, उस पर चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन एक युद्ध के माध्यम से होता है और वह युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा दक्षिणी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थल है, अभी हम मानचित्र में भी देखेंगे। तालीकोटा का दूसरा नाम राक्षसी व तंगड़ी भी है। यह दो छोटे छोटे गांव थे जिनका नाम राक्षसी तंगड़ी था और यहाँ पर सन 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के विकास की वजह से, विजयनगर साम्राज्य के शौर्य की वजह से, विजयनगर साम्राज्य की विस्तार की वजह से दक्कन के जो सुल्तान थे वो चिंतित थे और उन्होंने, क्योंकि वह सुल्तान सभी एक साथ अकेले युद्ध करके विजयनगर पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने समूह बनाया और सामूहिक रूप से उन्होंने विजयनगर को समाप्त करने का प्रयास किया। यह समय था 1565। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि तालीकोटा की स्थिति क्या है और तालीकोटा का जो स्थान है वह विजयनगर व दक्कन के जो सल्तनत है उनकी सीमा पर स्थित है। तालीकोटा स्थान पर दक्कन के सभी सुल्तान, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति के द्वारा विजयनगर पर हमला किया और तालीकोटा क्षेत्र पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय में विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह था सदाशिव राय और सदाशिव राय का जो प्रधानमंत्री था राम राय। प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और सामने जो सेनाएं थी वह अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की सेनाएं थी। इस सामूहिक प्रयास के द्वारा विजयनगर को पराजित किया गया। 1565 के इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को तहस नहस किया गया। इस प्रकार दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य नष्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन तीनों को याद करने के लिए हम सरल सूत्र भी बना सकते हैं। अभी गोल हम कह सकते हैं याद करने के लिए, एक शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, वह है अभी गोल। यहाँ पर तीनों ही शब्दों को मिलाकर हमने सूत्र बनाया है। अ से अहमदनगर, बी से बीजापुर और गोल से गोलकुंडा। इस प्रकार विद्यार्थियों, दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित स्थापत्य कला, विजयनगर नगर का निर्माण, विजयनगर के क्या क्या विशेषताएं, साथ ही विजयनगर की प्रशासनिक, शासनिक, राजनीतिक
गतिविधियों पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, नियमित रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।